नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है, फिर चाहे वो यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है आपको एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर तृणमूल कांग्रेस से, जहां तृणमूल कांग्रेस का भी एक और विकेट गिर चुका है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद ने दे दिया है इस्तीफा अपने पद से और साथ ही पार्टी से। अब आखिर कौन सा ये नया नाम निकलकर सामने आया, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम एशिया में जारी तनाव से जुड़ी हुई, जहां एक बार फिर से ये युद्ध भड़क गया है और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं। इसी के साथ तीसरी प्रमुख खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तान फौज का आतंक और 13 अफगानियों की मौत हो गई है। आखिर क्या है ये मामला, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा खेला शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले वरिष्ठ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी को झटका दिया, फिर लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बगावती तेवर दिखाए और अब राज्यसभा के एक और सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफे के टीएमसी में सियासी भूचाल ला दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 28 साल पुरानी टीएमसी पार्टी के भीतर से नेताओं का असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार इस टूट को रोकने के लिए लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करके विपक्षी एकता का एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस में नेताओं के इस्तीफे और साथ ही बगावती सुरों ने पार्टी की चिंता को इस समय बढ़ा दिया है, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है हम लगातार देख रहे हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आए थे और उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने जितनी टीएमसी की बैठकें की हैं उन बैठकों में एक एक करके विधायकों की संख्या कम होती गई। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो 58 बागी विधायक हो चुके हैं। 80 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनावों में, जिसमें से 58 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए। लेकिन ये जो कड़ी है, ये सिलसिला सिर्फ विधानसभा तक नहीं रुका, ये सिलसिला दिल्ली भी पहुंचा, यानी कि पार्लियामेंट। अब संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह पर कहीं ना कहीं जो सांसद है टीएमसी के वो बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बीते कल की भी अगर हम बात करें तो टीएमसी के कई सारे सांसद जो कि बैठक करते हुए नजर आए बीजेपी के साथ में, और ऐसे में यह जरूर देखना होगा कि आखिर टीएमसी कैसे इसका जो पूरा डैमेज है उसको कंट्रोल करती है। लेकिन फिलहाल टीएमसी को अब एक और झटका लग चुका है। चुनाव में हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें लगातार इस समय बढ़ती जा रही हैं। दिग्गज नेता जो है वो पार्टी से दूरी बनाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही दूरी तो बना ही रहे हैं, लेकिन इस्तीफे का जो दौर है वो भी जारी है। अब एक और टीएमसी सांसद ने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और साथ ही राज्यसभा सांसद पद से भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और लेकिन खास बात यह कि इस्तीफा देने के बाद में वो असम के मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात भी करती हुई नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो टीएमसी के अंदर इस वक्त इस्तीफों का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो कुल 13 सांसद थे, लेकिन 13 में से 2 ने अब दे दिया है इस्तीफा। इसके साथ ही टीएमसी के गणित की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या गणित नजर आता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ 13 सांसद कभी हुआ करते थे, अभी फिलहाल टीएमसी के सिर्फ 11 सांसद है, क्योंकि 2 सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें से एक सांसद ने आज ही इस्तीफा दिया। ये तो बात रही राज्यसभा की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं टीएमसी के और 28 में से बागी सांसदों की संख्या है 20। तो 20 सांसद बागी होते हुए टीएमसी के लोकसभा के अंदर भी नजर आए। तो ये तो बात रही संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन इसके साथ ही विधानसभा की अगर हम बात करें, जहां पर अभी हाल ही में नतीजे आए हैं, 4 मई को नतीजे आए, जिसमें से 80 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, लेकिन 1 महीना भी नहीं हुआ और ऐसे में 1 महीने बाद ही कहीं ना कहीं जो विधायक हैं बागी होते हुए नजर आए और 58 विधायक बागी इस समय हो चुके हैं और टीएमसी से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कैसे
जो पार्टी में दरार पड़ी हुई है इससे खत्म करती हुई टीएमसी या यूं कहीं कि ममता बनर्जी नजर आती है। हालांकि उन बड़े चेहरों की अगर हम बात करें कि आखिर कौन कौन से वो बड़े चेहरे जिन्होंने दूरी बनाई है, वो आपको बता दें। सुष्मिता देव जिन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है, सुखेंदु शेखर राय, काकोली घोष, शांतनु, इसके साथ ही अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष, तमाम वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी से दूरी बनाती है और काफी वरिष्ठ के तौर पर जाने जाते थे। अब 28 साल पुरानी पार्टी और एक बार सत्ता का झटका क्या लगा कि सारे जो नेता हैं वो अब टूटते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी जो कि 15 सालों तक पश्चिम बंगाल के अंदर शासन करती नजर आई, लेकिन अब जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ अब टीएमसी पूरी तरह से बिखरती हुई इस समय नजर आ रही है। आखिर किस तरीके से ये टीएमसी का बिखरने का जो पूरा घटनाक्रम है वो आपको बताते हैं, क्योंकि 28 साल पुरानी पार्टी है ये, आज की पार्टी नहीं है, 28 साल पुरानी पार्टी, जिसमें सबसे पहले बात 22 मई की करते हैं जब ऋत्विक बनर्जी को सीएम शुभेंदु से वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। 26 मई की अगर हम बात करें तो 26 मई को जो पार्षदों की ताबड़तोड़ इस्तीफे उस दौरान हुए। 30 मई को जब अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ 30 मई को, और इसके साथ ही 1 जून की अगर हम बात करें तो ऋत्विक बनर्जी और संदीपान साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर। जिसके बाद में 2 जून को बागी विधायक बैठक करते हुए नजर आते हैं, इकट्ठा होते हैं सभी और बैठक करते हैं। 3 जून 2026 को बागी विधायकों की विधानसभा अध्यक्ष से वो मुलाकात करते हैं। टीएमसी की सभी समितियां और जो फ्रंटल विंग्स हैं उन्हें भी टीएमसी रद्द कर देती है। अगले दिन यानी कि 4 जून को बागी गुट ये कहता है कि हम असली टीएमसी हैं और ममता को मुख्य सलाहकार बनने का भी प्रस्ताव दे दिया जाता है बागी गुट की तरफ से। 8 जून 2026 को जब 20 सांसदों के बगावती होने की जानकारी मिली, क्योंकि ये जो एक तरह से बगावत की जो खबर है वो प्रदेश से निकल के अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुकी है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा से भी इस्तीफा मिला और एक इस्तीफा तब मिला और अब एक और इस्तीफा आज सामने आ चुका है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने आज इस्तीफा दिया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, एक सवाल इस समय कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नजर आ रहा है कि जहां एक तरफ टीएमसी जो लगातार टूट की कगार पर है, उसके चाहे विधायक हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे लोकसभा सांसद हो, वो एक एक करके दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस्तीफों का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में बैठ करके और एकता का संदेश दे रही हैं, इधर हाँ इधर ना, कहीं ना कहीं एक मझधार में इस समय टीएमसी फंसी हुई है। सौरभ, देखिए, ममता बनर्जी की जो हाल है, सच में ममता बनर्जी की ऐसी हालत हो सकता है ये तो बंगाल की जनता कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि आप सोचे कि 4 मई के पहले भी जो उनका रुआब था, जो चुनाव प्रचार में जिस तरह की भाषणबाजी बयानबाजी वो कर रहे थे, कौन जानता था, किसको पता था कि आज उनको पास कौन कौन है, ये उनको उंगली में गिनना पड़ेगा। 28 जो लोकसभा के सांसद, उसमें क्या हर दिन नाम उनके लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम जोड़े जा रहे हैं। अभी तो हाल ऐसा है कृतिका, मैं कल से बोल रहा हूँ, मैं आज फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि हाल ही में उन्होंने जो अपने पार्टी के जो सारे समिति है उन सारे समिति को तोड़कर जो नई सिरे से जो पार्टी के जो नेतृत्व उन्होंने खड़ा किया है, उनमें से भी कई नाम ऐसे सुने जा रहे हैं कि वो आज ममता बनर्जी के साथ शायद नहीं है, वो छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। यहाँ तक कि जब हम चर्चा कर रहे थे कि 20 विधायक 60 विधायक नहीं आए हैं, सिर्फ 20 विधायक आए हैं, या फिर जब कोलकाता कॉरपोरेशन में बात करते हैं कि 137 उनके काउंसिलर्स है, कॉरपोरेटर्स है, फिर भी 4 या 5 फेस दिखने को मिल रहा है। उन 4-5 फेस में से भी कई फेस ऐसे हैं जो अब बागी के खाते में अपना नाम लिखा चुका है, यहाँ तक आप कह सकते हैं कि वो अपना कदम बढ़ा चुके हैं। बिल्कुल, सिर्फ उनका छाया जो है वो ममता बनर्जी के साथ है, उनका परछाया ममता बनर्जी के साथ है, उनका तन मन सब चला गया है। तो इसी के चलते आप देखिए, सुष्मिता देव अभी जो पब्लिकली जो कमेंट कर रही है, वो कह रही है कि मैं 2 नाव पर पाँव देकर नहीं चल सकता। अब कौन सी 2 नाव, ये सबसे बड़ी सवाल है। सुष्मिता देव जिनको नॉर्थ ईस्ट और आसाम में तृणमूल को आगे बढ़ाने का भार सौंपा गया था, राज्यसभा में वो सांसद थी, तो वो छूटे और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ, असम के मुख्यमंत्री, उनके साथ देखा जा रहा है। तो ये जो सारी जो स्थिति है ये आगे चल के और खुलासा होगा। और आप चाहे राज्यसभा मानिए, लोकसभा मानिए, यहाँ पे कॉर्पोरेशन मानिए, हर तरफ सब कोई ममता बनर्जी के साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ रुक करते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करते हैं पश्चिम एशिया की, जहां बारूद की गंध इस समय काफी तेज होती नजर आ रही है। पश्चिम एशिया एक बार फिर से सुलग उठा है। जी हां, जिस युद्ध विराम को तनाव कम करने की उम्मीद माना जा रहा था, वो अब टूट चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के हालात इस समय अगर हम देखें तो बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं, और पूरी दुनिया की नजरें इस समय अमेरिका ईरान के टकराव पर टिकी हुई हैं। हाल ही में अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया है। तो वहीं ईरान ने भी जवाबी हमले और कड़ी चेतावनी देकर मोर्चा खोल दिया है। अब खाड़ी में सायरन लगातार बज रहे हैं, सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, और आशंका ये है, इस बात की है कि कहीं ये टकराव पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ना ले ले। और इन तमाम जो परिस्थितियां बन रही हैं, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सवाल सिर्फ यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई है, या फिर पश्चिम एशिया फिर से जंग की दहलीज पर खड़ा हुआ है। क्योंकि एक तरह से हम देखें तो 3 महीने से ज्यादा इस तनाव को हो चुके हैं। शुरुआत में जंग काफी ज्यादा तेज हुई, लेकिन इसी बीच सीज फायर का सीधे तौर पर कहा गया कि अब कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। इस बीच कई सारी शांति वार्ताएं भी हुई, कई सारी बैठकें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो एक टेबल पर एक साथ नहीं आ पाई। जो शर्तें रखी गई थी अमेरिका की तरफ से, उस पर ईरान राजी नहीं था, और ईरान ने जो शर्तें रखी उस पर अमेरिका राजी नहीं हुआ। सीधा रुख करते हैं इस वक्त के जिस तरीके के हालात अभी इस समय बने हुए हैं, क्योंकि सीज फायर खत्म लेकिन और जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ईरान में सीधी भिड़ंत इस समय हो रही है, और खासतौर पर हॉर्मुज में जो तनाव है वो इस समय लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमला, जहां जो ईरान का जो रडार एयर डिफेंस है उसे सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। हॉर्मुज के पास जो ईरान के कई सारे शहर हैं वहां पर धमाकों की गूंज सुनाई थी। सेंटकॉम ने सीधे तौर पर अपना पूरा मोर्चा खोल दिया इस वक्त ईरान के खिलाफ, और अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद में ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान ने जो अमेरिकी हेलीकॉप्टर था जो कि हॉर्मुज के ऊपर लगातार स्थितियों को नजर बनाए हुए था, उस पर हमला बोला, उसको गिराया, जिसके बाद में अमेरिकी ने ये जवाबी कार्रवाई की है। फिलहाल खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सायरन है वो इस समय सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ईरानी ठिकाने हैं वो तबाह हुए हैं। कौन कौन से? जिसमें अगर हम देखें तो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको तबाह किया गया है और सीधा निशाने पर रहा, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, और इसके साथ ही सर्विलांस रडार साइट, इन 3 जगहों को सीधे तौर पर निशाना अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। और निशाना बनाने के बाद में यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बयान भी सामने आया। इस पोस्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया, जिसमें यह बात कही गई कि अमेरिकी मिशन के तहत ये सैन्य कार्रवाई की गई है। ये बात सेना की तरफ से कही गई। तो ईरानी जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हमने ये जो कार्रवाई की है वो आत्मरक्षा में की है, सुरक्षा में की है, क्योंकि इससे पहले ईरान ने जो अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर था उसको गिराया, और ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। हालांकि ईरान की तरफ से ये बात लगातार कही गई कि हमने कोई अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं गिराया है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक बयान भी सामने आया है, और इस बयान में कहा गया कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो गिराया गया ईरान की तरफ से, उसका हमने जवाब दिया है। अमेरिकी बल जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, और अगर ईरान की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। ईरानी आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना, यूएस सेंट्रल कमांड पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी मिशन के तहत ये सैन्य कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं इसके साथ ही ईरान की जवाबी की अगर हम बात करें तो ईरान भी लगातार तुरंत जवाब दिया। ईरान ने जवाबी हमला किया, और अमेरिकी सैन्य बेस को सीधे तौर पर निशाना ईरान ने बनाया, जहां ड्रोन मिसाइल हमले करने का दावा इस समय किया गया है ईरान की तरफ से। और इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए भी नजर आया। अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमले का करारा जवाब मिलेगा, हॉर्मुज छोड़ो वरना खतरा झेलो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सोमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीज फायर के बाद सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उम्मीद थी कि शायद ये जंग रुक जाए, लेकिन अब सीज फायर टूट चुका है और अब हालात तो पहले के जैसे नजर आ रहे हैं, और यह भी कहा जा सकता है कि ये तनाव 2.0 और संघर्ष अभी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सारी शांति वार्ताएं हुई लेकिन वो असफल रही।
देखिए, आईएईए की अभी एक रिपोर्ट आई है और आईएईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जो है वो 60% से अधिक जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर चुका है और उस न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो सीमा होती है वो तभी होता है जब किसी देश के पास परमाणु हथियार हो। बिना परमाणु हथियार वाला कोई भी देश 60% तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करता है और इस पर आईएईए ने कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि 1 साल से ईरान ने अपने किसी भी न्यूक्लियर साइट को देखने की अनुमति नहीं दी है। मतलब यह है कि ईरान कुछ छुपा रहा है। और इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल एक प्रस्ताव लाया गया फ्रांस की तरफ से। फ्रांस ने प्रस्ताव पढ़ा। हालांकि इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अमेरिका, ब्रिटेन और 4 अन्य यूरोपीय देशों ने किया है और अरब देश भी इसमें शामिल है। उन्होंने ईरान पर फिर से जो सैंक्शन है, अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उस सैंक्शन को फिर से लगाने की बात कही है। जबकि ईरान ने कहा है कि इस सैंक्शन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी न्यूक्लियर जो वार्ता है वो वार्ता अभी टूटी नहीं है, अभी चल रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो स्थिति है, यह स्थिति एक ऐसे खतरनाक बिंदु पर पहुंच गई है जहां की ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सिर्फ वो रहे, कोई और उसकी तरफ नजर न डाले। अमेरिका चाहता है कि, और अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए और इसी वजह से जो है जब अपाची हेलीकॉप्टर उधर से गुजरा तो उस पर हमले किए गए। अब ईरान कह रहा है कि उसने हमले नहीं किए, लेकिन निश्चित तौर पे अमेरिका का ये कहना है कि हमले ईरान की तरफ से आए हैं। उसके बाद जब अमेरिका ने हमला किया तो जॉर्डन पे, बहरीन पे हमले हुए। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत लंबे बड़े तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट ईरान जो चाहता है कि ईरान पूरे वेस्ट एशियन कंट्रीज को ईरान डरा कर रखे ताकि अमेरिका इस ओर कोई नजर उठाने की चेष्टा न करे। निश्चित तौर पे अभी कोई समझौता ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंचा है जहां दावा किया जा सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि 1 से 2 दिन में ये पूरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई शुक्रिया आपका। और न्यूज पहुंचने से बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक बारूद की गंध तेज होती जा रही है। एक तरफ कई मोर्चों पर संघर्ष की आग सुलग रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव खतरनाक मोड़ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगान सीमा में घुसकर रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाओं समेत कई नागरिकों की जान चली गई। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन किया है और इसके साथ ही यह आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने कुनार, खुस्त और पक्तिका प्रांतों में आम घरों को अपना निशाना बनाकर बमबारी की। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने घायलों की फोटोज भी शेयर की है। इससे जुड़े हुए अपडेट्स जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पाक की नापाक हरकत। तो जी हां, पाकिस्तान की ये नापाक हरकत जहां अफगानिस्तान पर हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की और इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई और इन मौतों में अगर हम देखें तो मृतकों में 11 मासूम भी शामिल हैं और 14 महिलाएं भी इन हमलों में घायल हुई हैं। तो सीधे तौर पर जो रिहायशी एरिया है, जो रिहायशी इलाका है अफगानिस्तान का, उसको पाकिस्तान ने अपना निशाना इस दौरान बनाया है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत इस समय नजर आई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घरों पर यह बमबारी की गई जिसमें कई घरों को
पर बम गिराए गए हैं। और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांत को निशाना पाकिस्तान ने अपना बनाया है, जिसको लेकर तालिबान के प्रवक्ता जो हैं उनकी तरफ से बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं सीएस जोशी, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सीएस जोशी, सीधे तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो भी अब एक अलग मोड़ लेता हुआ इस समय नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है, जिस तरीके से हमला अफगानिस्तान पर किया है पाकिस्तान ने? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर के नहीं आई है, लेकिन जो समझा जा रहा है वो ये है कि कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हमला हुआ था सिक्योरिटी पोस्ट पे, जहां पर 7 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के वहां पर जवान मारे गए थे और इसके लिए पाकिस्तान की ओर से टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो ये माना जा रहा है कि इसी के बदले में पाकिस्तान की ओर से ये हमले किए गए हैं खोस्त में, पक्तिका में और दूसरी जगहों पे अफगानिस्तान पे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 13 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें से 11 बच्चे हैं, एक महिला है और एक बुजुर्ग है। तो ये पाकिस्तान एक बार फिर ये दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान मानव अधिकारों का खुलेआम हनन कर रहा है। अगर आपके पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान भी मारे गए तो उसके बदले सिविलियंस पे हमला करना अपने आप में मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। एक तरफ अफगानिस्तान सीमा पर ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं पाक ऑक्यूपाइड JNK जो है वहां पर हालात बहुत खराब है। वहां पे विभिन्न इलाकों पे, चाहे हम रावलकोट की बात करें, मीरपुर की बात करें या भीमबर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, पूरे जो पाक ऑक्यूपाइड JNK है उसको सील किया हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और 14,000 के करीबन पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। जो आवामी एक्शन कमेटी है उसके जो टॉप लीडरान हैं उनके खिलाफ देशद्रोह के चार्जेस वहां पर लगाए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है उनके ऊपर जो उनकी इंफॉर्मेशन देगा। तो इससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान पूरे देश में, चाहे हम अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करें या पाक ऑक्यूपाइड JNK की बात करें, पाकिस्तान खुले आम मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से भी इसकी निंदा की गई है। खुद पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी की नहीं सुन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर यह हमला किया गया, लेकिन वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन इस समय पाकिस्तान कर रहा है दोनों ही जगहों पर। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।